ओके तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? लिनक्स का इंट्रोडक्शन क्यों देना पड़ा? अ, लिनक्स हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट की हुई है और आई होप सो आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर रखी होगी। नहीं भी कर रखी तो कोई इश्यू नहीं है, आप लोगों को एटलीस्ट लिनक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो तो इस्तेमाल करने आते हैं ना। तो फिर हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है लिनक्स को इन से इंट्रोड्यूस होने की? तो उसकी मैं बेसिकली आपको सिंपल से तरीके से उसको समझाऊँगा। देखें लिनक्स जो है ना वो बेसिकली वो नहीं है जो कि आप लोगों ने आज तक सिर्फ आरएचएल के अंदर या फिर आपने उबुंटू के अंदर पढ़ा था। लिनक्स एक पूरा इकोसिस्टम है जो कि पिछले 30 साल के करीब से अ, है इस वक्त मार्केट के अंदर और ये डोमिनेट करता जा रहा है सर्वर्स को भी। मोबाइल फ़ोन जितने भी आप यूज़ करते हैं, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो वो एंड्रॉयड जो है वो लिनक्स बेस्ड है। इसी तरीके से आपके पास जितने सुपर कंप्यूटर्स हैं, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं, वो सारे के सारे लिनक्स पे वर्क करते हैं। आपके पास जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, वो सारे लिनक्स पे वर्क करते हैं। तो लिनक्स पूरा एक इकोसिस्टम है और अब ये एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है, जिसके अंदर कोई भी आ सकता है और आके उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है और बशर्ते कि उसके पास एक्सपर्टीज़ हो। ये ना हो कि बस ऐसे ही मुँह उठा के आ गए और फिर कंट्रीब्यूट करने के नाम पे और फिर आगे आपको पता है क्या करते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम बन चुका है। इसलिए लिनक्स को अंडरस्टैंड करना इन माय ओपिनियन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लाज़मी है और हमें शुरू दिन से इसकी अंडरस्टैंडिंग उस तरह डेवलप नहीं करवाई जाती। अब लिनक्स ये नहीं है कि लिनक्स एक इकोसिस्टम है, ये तो मैंने आपको एक सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दी थी इसकी। आगे अभी हम लिनक्स का देखेंगे बेसिकली एक तरीके से उसको डाइसेक्ट करेंगे कि लिनक्स क्या चीज़ होती है। और सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों के लिए थोड़ा-सा धक्का होगा। लिनक्स जो है वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वो एक कर्नेल है। उसका वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसकी डेफ़िनेशन और होती है, उसकी वर्किंग और होती है। लेकिन लिनक्स जो है उसकी वर्किंग डिफरेंट है, वो एक कर्नेल है। और कर्नेल का जो बेसिकली काम होता है, वो आपके लिए एप्लीकेशंस रन करना नहीं होता। कर्नेल का क्या काम होता है? वो हम देख लेते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास पूरा आपका सिस्टम है। कह लें ये आपका एक वर्क स्टेशन है। अम, और इस वर्क स्टेशन पर आपने अच्छी खासी रैम लगाई हुई है, आपने इस पे अच्छे खासे स्टोरेज लगाई हुई है, सारी चीज़ें आपने ऐड की हुई हैं। ठीक है, मैं उन सारों को यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, बस आप ये समझ लें कि ये बहुत हेवी किस्म का कोई आपका अ, हार्डवेयर है, जो आपने अपने पास रखा हुआ है, कोई सर्वर हो सकता है, कुछ भी है। आपका लैपटॉप भी हो सकता है कि आपके लैपटॉप में 4 जीबी रैम है, 8 जीबी रैम है, 16 जीबी रैम है, जितनी जीबी रैम है, आप उसके साथ उसको कर लें रिप्लेस। इसमें ग्राफ़िक्स कार्ड लगे हुए हैं, तो कहने का मकसद ये है कि इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं और आपने उन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है। तो आपको क्या करना पड़ता है? अगर आप विंडोज़ अगर आप यूज़ करते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप सभी विंडोज़ ही यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ़ के अंदर। तो आपको पता होगा कि आपने पहले उसमें विंडोज़ को आप इंस्टॉल करते हैं। विंडोज़ जब आ जाती है आपके पास, तो आप फिर उसके बाद अ, विंडोज़ के अंदर मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं और फिर जाके वो आपका जितना भी मतलब हार्डवेयर होता है, आप वो सारा वर्क कर सकते हैं उसके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जीपीयू की बात करूँ, तो आपको जीपीयू के लिए एक ड्राइवर होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है ऑफ़ कोर्स, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। विंडोज़ में तो ये होता है। विंडोज़ के अंदर मैं जा नहीं रहा, विंडोज़ में उसमें भी थोड़ी-सी डेप्थ है, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल नहीं जा रहा। मैं आपको सिर्फ़ सिंपल हाई लेवल ओवरव्यू बता रहा हूँ कि विंडोज़ के अंदर आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और आप अपने उस हार्डवेयर को वर्क करवा लेते हैं। लेकिन लिनक्स जो होता है, इसके अंदर डिफरेंट होता है। अब लिनक्स जो है अ, क्या होता है, क्यों होता है और किस तरह होता है, उस सब को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि इन द फर्स्ट प्लेस लिनक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? और ये बात आती है 1970s से और 1970s के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसका नाम था सी लैंग्वेज। वो जो थी डेवलप की जा रही थी उस वक़्त और उसके जो ऑथर्स थे जो कि सी लैंग्वेज को डेवलप कर रहे थे, उन्होंने सी लैंग्वेज को रन करने के लिए एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया। और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एक पूरा फुली फ्लेज्ड सॉल्यूशन होता है किसी भी हार्डवेयर को मैनेज करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्क स्टेशन है, तो इसको मैनेज करने के लिए आपके पास पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो उन्होंने वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया सी के थ्रू ही उसको लिखा था
और उन्होंने उसको अपने जितना भी उनका हार्डवेयर पड़ा हुआ था उनकी जो यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर, वहाँ पर उन्होंने उसके ऊपर वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम उन्होंने रखा यूनिक्स। तो आजकल भी अगर आपने चेक किया हो, तो कुछ जॉब्स होती जिनके अंदर लिनक्स लिखा होता है, उसके साथ स्लैश यूनिक्स भी लिखा हुआ होता है। तो लिनक्स जो है वो डिफरेंट चीज़ है, यूनिक्स जो है वो डिफरेंट चीज़ है। आ, इसको आप दोनों को मिक्स नहीं करना आपने। तो यूनिक्स जो होती है बेसिकली वो डेवलप हुई थी 1970s के अंदर, और इसको जो सी के ऑथर्स थे, कर्निगन और रिची, उन दोनों ने मिलके डेवलप किया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। और जो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये मोस्टली जो थे वेब सर्वर्स या वर्क स्टेशन जिन्हें आप कह लें, जो कि डेली यूसेज में लोग यूज़ नहीं करते थे, उनके ऊपर रन होता था शुरू से ही। आ, अगर मैं विंडोज़ की एग्जांपल लूँ, तो विंडोज़ जो था वो शुरू दिन से ही एक कंज्यूमर को टारगेट कर रही थी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं विंडोज़ 95 की बात करूँ, तो विंडोज़ 95 जिन्हें टारगेट करी थी, वो मासिस थे, आम लोग थे, जिन्होंने आ, अपने कोई एक हार्डवेयर लिया हुआ था, और उसके ऊपर उन्हें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा कि आप इस पे विंडोज़ इंस्टॉल कर लें, और हम आपको सारी सपोर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें देंगे। तो विंडोज़ जो थी वो बेसिकली थी कस्टमर्स के ऊपर, कि हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो आके उसको यूज़ करें, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो आम लोग हैं। और जो यूनिक्स था, ये वर्क स्टेशन पे यूज़ होता था, जैसे जहाँ पर रिसर्च होती है। अगर आप रिसर्च के लिहाज से अगर बात करें, तो जैसे अगर कोई स्पेस में टेलीस्कोप भेजना है तो उसमें यूनिक्स करते थे उस वक्त, तब लिनक्स नहीं थी। और यूनिक्स जो थी, इसके अंदर कुछ इश्यूज ये आ रहे थे कि जब ये डेवलप की गई, एक तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी, बिकॉज इसका आर्किटेक्चर कुछ ऐसा था कि एक तो ये सी लैंग्वेज पे बेस्ड थी। सी लैंग्वेज ऐसे थी कि ये बहुत सारे उस वक्त के आके इसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया था, और मल्टीपल हार्डवेयर के ऊपर आपके जो कोड था, एक दफ़ा आप कोड लिखते थे और वो मल्टीपल हार्डवेयर पे रन हो जाता था। तो यूनिक्स जो थी वो भी इसके साथ भी ऐसे ही था कि आप एक दफ़ा बस आपने सी का लिखा, और वो मल्टीपल हार्डवेयर्स पर थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन के साथ बिल्कुल सही तरीके से रन हो जाती थी। तो एक दफ़ा यानी आपने पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दिया, तो आपको मल्टीपल हार्डवेयर्स को सपोर्ट करने के लिए एक ही बारी में ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन के साथ एक और हार्डवेयर पे आसानी से चल जाता था। इस वजह से यूनिक्स जो था वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, बिकॉज़ उस वक़्त कोई स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ था, ना ही कोई ऐसा था कि आपने किसी मख़सूस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना, कुछ भी नहीं था। जैसे आजकल बहुत सारे पैराडाइम्स आए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यूनिक्स जो थी ये मशहूर हो गई थी, और मशहूर होने का इनके जो ऑथर्स हैं उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उन्हें ये नहीं था, उन्होंने इस मकसद के लिए इसे क्रिएट नहीं किया था कि ये मशहूर हो। उन्होंने जिस मकसद के लिए क्रिएट किया था वो था कि उन्होंने अपनी जो रिसर्च करनी थी, वो उसके लिए उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। उन्होंने वो बना लिया एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने नीड्स के मुताबिक, और उसको यूज़ करते रहे। अपने पहले यूनिवर्सिटी में था, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता करके वो कॉर्पोरेट्स में भी चलता गया। अब 1980s के अंदर जब लोगों ने यूनिक्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, यानी आम जो कंप्यूटर साइंटिस्ट्स थे वो भी रिसर्च के लिए नहीं, सिर्फ़ वो यूसेज के लिए, अपनी डेली यूसेज के लिए जब इसे यूज़ करने लगे, तो इसमें कुछ लीगल इश्यूज़ आए कि यूनिक्स का जिन्होंने क्रिएट किया था, जो ऑथर्स हैं, उन्होंने कहा कि हम इसको फ्री नहीं रखेंगे, और हम इसके चार्ज करेंगे लोगों को। कंपनीज़ ने कहा कि हम इसका मतलब आपको पे कर देंगे, और जो कंज्यूमर्स थे ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि नहीं, हम अगर फ्री में यूज़ करें तो हमें पे करने की क्यों ज़रूरत है, और हमें क्यों इस तरह किया जा रहा है। तो एक तरीके से 2 पार्टीज़ बन गई थी उस वक़्त। एक बिज़नेस कंपनीज़ थी, और एक जो थे वो आम एक बंदा जो है वो एक तरफ था, और एक तरफ जो थे सारे बिज़नेसेस थे। तो ये बिज़नेसेस जो थे उन्होंने इसको यूनिक्स वाले को पे करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उससे नुकसान ये हुआ यूनिक्स को कि जो आम यूज़र्स इसके बढ़ते जा रहे थे, वो बिल्कुल कम होते गए, और बिकॉज़ पे लोग करने को तैयार नहीं थे, तो लोग फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके कम होते गए, और इस तरह करके यूनिक्स जो था वो बिल्कुल ही अ, बहुत ज़्यादा कम हो गया था यूसेज में। 1989 तक बहुत कम हो गया था, बिकॉज़ लोग जो थे, विंडोज़ तब नई-नई आई थी, और लोग जो थे वो विंडोज़ की तरफ धड़ाधड़ जा रहे थे। और फिर तभी यही हुआ था कि यूनिक्स जो था उसके अंदर से 2 ब्रांचेज़ निकली, और यूनिक्स 1989 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ इस वक़्त। और एक जो थी
दोनों में से कोई भी लिनक्स नहीं है। ये मत समझेगा कि लिनक्स है। एक को कहते हैं बीएसडी, बीएसडी, और एक को कहते हैं मैक ओएस। तो ये जो मैक है, आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूनिक्स बेस्ड है, ये यूनिक को इस्तेमाल करता है। प्रोप्राइटरी है कर्नल इसका, यानी प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है मैक बिहाइंड द सीन्स। और लेकिन इसने यूनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस की। इसका एक तो लाइसेंस ले लिया था इसने मैक ने, और फिर उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करके इन्होंने अपना मैक ओएस बना के उसको भेजा। बीएसडी जो था ये एक काइंड ऑफ यूनिक्स की फ्री रिप्लेसमेंट्स थी। इन्होंने यूनिक्स के जो ऐसे पार्ट्स थे जो कि जिनके ऊपर लीगल इश्यूज नहीं थे, उनको इन्होंने लेकर और एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसे इन्होंने बीएसडी कहा। तो यूनिक्स जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, और इसकी इतनी ज़्यादा लोगों ने इस पर तवज्जो देना फिर छोड़ दी थी। जो तवज्जो थी वो मैक ओएस पे एक तो ज़्यादा हो गई थी एप्पल की वजह से, और विंडोज़ के ऊपर। और फिर उन्हीं दिनों जो ये वाला पार्ट था कंज्यूमर्स वाला, जो कि बैठ के यूज़ कर रहे थे लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को, यूनिक्स को यूज़ कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बिल्कुल यूनिक्स की तरह ही यूनिक्स लाइक हो, यानी यूनिक्स ना हो, यूनिक्स लाइक एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करें। और वो जो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भी लिनक्स नहीं था। आप लोगों को सस्पेंस में डालने के लिए माजरत, लेकिन वो लिनक्स नहीं था, वो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली उसको एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था जीएनयू, ग्नू, ग्नू इसको कहते हैं। ठीक है। इन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो है ना, उसने ये रखा था इसको, इसकी बुनियाद ये रखी थी। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इसको एफएसएफ भी कहते हैं। तो एफएसएफ ने ग्नू जो था इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। इसके अंडर जो फ्री इन्होंने सॉफ्टवेयर क्रिएट करना स्टार्ट किया। इन्होंने कहा कि एक ऐसा यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करेंगे हम, जो कि फ्रीली अवेलेबल हो, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता हो, और कोई किसी के ऊपर ये ना हो कि हमें पैसे देने हैं इस चीज़ के लिए, या इवन कंपनीज के ऊपर भी इसके ये वाला इशू ना है। तो इन्होंने जब स्टार्ट किया तो इन्होंने उसका एक पूरा आर्किटेक्चर क्रिएट किया, उसके ऊपर बहुत सारा काम किया, सारे के सारे इन्होंने सॉफ्टवेयर उसके क्रिएट किए, और वो एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था। और बिहाइंड द सीन्स वो ग्नू जो था वो एक कर्नल यूज़ करता था, उसका नाम इन्होंने रखा था ग्नू हर्ड, HERD। तो ये वाला कर्नेल था जिसको वो यूज़ करता था। लेकिन इश्यू ये था कि ग्नू हर्ड जो था ना, इसका जो इन्होंने आर्किटेक्चर रखा हुआ था, वो स्केलेबल नहीं था इतना। उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और वो इम्प्लीमेंट करने में उसका इश्यू ये आ रहा था कि आप उसको जब भी इम्प्लीमेंट करते तो उसमें एक तो कम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती आर्किटेक्चर की वजह से, और चूँकि उसको बिल्कुल आपने एक माइक्रो कर्नेल के तौर पे रखा था, तो उसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ भी नहीं आ रही थी। तो ये वाला एक इश्यू था इसमें। और साथ ही में उस वक़्त 1989 में एक शख़्स जिसका नाम लाइनस टॉरवाल्ड्स था, लाइनस, यहाँ पर लिनक्स की एंट्री हो रही है। लाइनस टॉरवाल्ड्स था उस बंदे का नाम। उसने लिनक्स के नाम से एक प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया, और बेसिकली ये एक कर्नेल था, ये एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। कर्नेल क्या होता है? मैं आपको अभी बता देता हूँ। कर्नेल बेसिकली, ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ लिनक्स के अंदर आपको इसकी इस कांसेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये जो आपका हार्डवेयर है, ये आपका पूरा हार्डवेयर है, इसके अंदर आपके पास एसएसडी है, आपके पास रैम है, आपके पास सीपीयू है, और बाकी बहुत सारे इनपुट-आउटपुट के लिए आपके पास जितनी भी डिवाइसेज़ लगी हुई हैं, सारी चीज़ें। आपको एक इंटरमीडिएरी इसके अंदर एक एंटिटी चाहिए होती है जो कि इन सब चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करे, ये सारी चीज़ों के साथ एक कम्युनिकेट करे, और वो होता है बेसिकली कर्नेल। आपका कर्नेल जो होता है, वो ये वाला वर्क करता है। तो लिनक्स में आप जितना भी काम करते हैं, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर एक कमांड रन की है एलएस के नाम से, जो कि आपको पता है कि लिस्ट करती है फाइल कंटेंट्स को, यानी जो डायरेक्टरी है उसके सारे कंटेंट्स को लिस्ट करती है ये। तो बेसिकली वो एलएस कमांड जाती है पहले लिनक्स के कर्नेल के पास। कर्नेल जो है वो जाता है एसएसडी के अंदर, और वो जाके यहाँ से सारा डाटा लेता है, उसको रैम में स्टोर करता है, और फिर वापस लाके उसको एलएस कमांड को वापस दे देता है, और एलएस कमांड फिर उसका आउटपुट शो करती है। आई नो ये थोड़ा-सा मेसी हो रहा है, आप लोगों को थोड़ा मसला हो रहा होगा इसको समझने में, लेकिन अभी के लिए बस ये समझ लें, रैम, सीपीयू या आपके किसी भी हार्ड ड्राइव जो से अगर कम्युनिकेट करना है तो वो कर्नेल करता है काम, कोई भी और नहीं करता। ये सारी ज़िम्मेदारी कर्नेल की होती है, आपके हार्डवेयर को मैनेज करना कर्नेल का काम होता है।
बाकी इसके अलावा आपके जैसे मॉनिटर है, फॉर एग्जांपल आपका ये पूरा मॉनिटर है जिस पर आप इस वक्त ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो उस मॉनिटर के ऊपर जो चीज़ें सारी रन करनी है वो काम किसी और कंपोनेंट का होता है। तो इस केस में आपके वाले में मोस्ट प्रोबेबली ये वाला काम जीपीयू कर रहा होगा, और इंटीग्रेटेड भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है। जीपीयू ये वाला काम कर रहा है, और उसके अंदर कर्नल नहीं आ रहा बीच में, ये इसको डायरेक्टली जीपीयू हैंडल कर रहा है। कर्नल आता है लेकिन उस तरीके से नहीं आता है। जीपीयू जो होता है वो डायरेक्टली इस मॉनिटर को मैनेज भी कर रहा होता है। तो हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट इन्होंने रख रखा है। अब ये जो कर्नल है इसका काम बस हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना होता है। आपकी स्क्रीन पर जो डिस्प्ले आ रहा है इस वक्त, उसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो सारी जो वो अलग सॉफ्टवेयर है उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया, अब वापस ग्नू हर्ट के ऊपर आते हैं। तो ग्नू हर्ट जो था उसके अंदर सारे अच्छे अच्छे सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए थे आपके पास, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरे को रन करने के लिए सारे सॉफ्टवेयर थे। लेकिन उसके अंदर जो इशू था सबसे बड़ा, वो कर्नल का था। और लोग जो थे, बिकॉज ग्नू हर्ट बिल्कुल ओपन सोर्स था, फ्री था, तो वो उसको यूज़ कर रहे थे। लेकिन कर्नल के चूँकि उन्हें इश्यू आ रहे थे, तो फिर कुछ लोगों ने, जिन्हें अंडरस्टैंडिंग थी इन सारी चीज़ों की, उन्होंने ये रिप्लेस कर दिया था ये कर्नल। और ये जो रिप्लेस किया और फिर जो उसकी जगह न्यू कर्नल लेकर आया, वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। वो लिनक्स ही था। नाउ अब ये सारी स्टोरी मैंने आपको बताई, ये बहुत लंबी स्टोरी हो गई है और इसमें हमारा कोई 17 मिनट खप गए। और इसके बाद आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी, आई नो, बहुत कन्फ्यूजन होगी कि ग्नू आया बीच में, पहले यूनिक्स था, फिर सी लैंग्वेज थी, पता नहीं कौन से कहीं से लिनक्स निकल आया, और फिर ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। मैं आपको जो ये सारी बात समझा रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि आप अपने इस कंसेप्ट को रिफाइन करें कि लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो लिनक्स समझते हैं कि आरएचएल जो है वो एक लिनक्स है, टोटल लिनक्स जो है वो आरएचएल ही है, आरएचएल पे आके लिनक्स खत्म हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेबियन पे आके लिनक्स खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस पर डिपेंड करती हैं, लेकिन ये लिनक्स नहीं है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, वो आपको एक फुली फ्लेज्ड एनवायरनमेंट देते हैं। आपके किसी भी हार्डवेयर के ऊपर आपको अपना पूरा रन करना है तो आपको फुली फ्लेज्ड एनवायरनमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आपको माउस का कर्सर नज़र आ रहा है ना, ये भी किसी प्रोग्राम की वजह से हो रहा है। ये कर्नल की वजह से नहीं हो रहा, ये किसी प्रोग्राम की वजह से हो रहा है। और वो प्रोग्राम जो है वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, कर्नल प्रोवाइड नहीं करता। अब ये वाली सारी जो चीज़ें हैं, इनको मैं समराइज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को एक अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो हिस्ट्री को मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ। फिर से मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है? यहाँ पर हार्डवेयर आपका, और इस हार्डवेयर को आपने मैनेज करना है। अब इसको मैनेज करने के लिए आप इस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कुछ भी हो सकता है। वो विंडोज़ हो सकता है, वो मैक ओएस हो सकता है। मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक कर्नेल नहीं है। इसको ऐसे इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि अगर वो यूनिक्स से निकला हुआ है तो वो एक कर्नेल होगा। वो कर्नेल नहीं है, वो एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, फुली फ्लेज्ड है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको करना होगा, अब डिपेंड करता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है। जो मैक ओएस है उसका डिफरेंट आर्किटेक्चर है, विंडोज़ का डिफरेंट आर्किटेक्चर है, डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। और जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो डिफरेंटली वर्क करते हैं। तो जो इनका नाम होता है लिनक्स के ऊपर, लिनक्स का जो कर्नेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उन्हें लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम कहते हैं। तो ये वाली आप टर्म याद रखिएगा, इसको आगे हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी करेंगे। लिनक्स बेस्ड ओएस होते हैं। तो लिनक्स बेस्ड ओएस जो होते हैं उनके अंदर लिनक्स का क्या पार्ट होता है, जब भी आपने अगर तो कम्युनिकेट करना है हार्डवेयर के साथ, तो आप उसके अंदर किस चीज़ को यूज़ करते हैं, आप लिनक्स के कर्नेल को यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। लिनक्स का कर्नेल क्या है, जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। सिंपल एज़ दैट, और कुछ भी नहीं है। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन हिस्ट्री के लिहाज से लिनक्स के अंदर। लेकिन अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं हम। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी की? अगर कोई है तो बताएँ? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चन कर लें, या हैंड रेज़ कर दें। अगर नहीं है तो थम्स अप कर दें, मैं समझ जाऊँगा।
ओके, सही। मेरे ख्याल में यहाँ तक कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो लिनक्स का मतलब मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया। अब बात करते हैं ज़रा फीचर्स की, कि ये जो हमारे पास पूरा इस वक्त डेस्कटॉप है, हमारा जो इस वक्त आपको मेरे जो ब्राउज़र नज़र आ रहा है, बेसिकली ये कैसे वर्क कर रहा है। ये ब्राउज़र जो है वो डायरेक्टली जाके अगर ये ब्राउज़र है मेरा, इसको मैं ब्राउज़र कह रहा हूँ, तो ये ब्राउज़र जो है ये डायरेक्टली जाकर कर्नेल से तो बात नहीं कर रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही होता किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि डायरेक्ट कर्नेल का एक्सेस उसे मिल जाए। बेसिकली ये काफ़ी सारे कम्प्लेक्सिटी में चला जाएगा, मैं बस ओवरव्यू आपको बता देता हूँ इसका। ब्राउज़र जो होता है वो एक आपके विंडो मैनेजमेंट टूल के पास जाता है, विंडो मैनेजर के पास। विंडो मैनेजर जो होता है वो जाके आपके कर्नेल से बात करता है। अगर आपका कर्नेल फॉर एग्जांपल इधर है, तो आपका जो कर्नेल होगा उससे विंडो मैनेजर जाके बात करेगा। ये अगर विंडो मैनेजर है, विंडो मैनेजर, इनके ऊपर हम अलग से करेंगे सेशंस, विंडो मैनेजर क्या होता है और हमारे जो सिस्टम डी और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और ये विंडो मैनेजर जो है वो जाके हमारे कर्नेल के साथ कम्युनिकेट करता है, और कर्नेल हमारे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो इस तरीके से हम बेसिकली ये सारा वर्क कर रहे हैं। हाई लेवल मैंने आपको बताया, सेम ये तरीका होता है। आप मुख्तलिफ हो सकता है, विंडो विंडो मैनेजर जो है डिफरेंट हो जाए। यानी आजकल जो विंडो मैनेजर, अगर मैं उनके एग्जांपल दूं, तो इस वक्त जो मेजरली यूज़ होता है विंडो मैनेजर वो है X11। और X11 जो है वो डेप्रिकेट होता जा रहा है। ये मतलब इससे जैसे डेप्रिकेट हो रहा है बिकॉज इसको मेंटेन नहीं किया जा पा रहा सही तरीके से। उसकी जगह एक नया विंडो मैनेजर आ रहा है, उसका नाम है वेलेंट। ये आपको नजर आएगा अगर आप उबुंटू यूज़ कर रहे हैं ना, तो उबुंटू के अंदर आपको दो ऑप्शंस आते हैं, एक X11 के और एक वेलेंट के। तो ये समझ लें कि ये दोनों विंडो मैनेजर ही हैं आपके। और इन दोनों में से कोई एक यूज़ करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो इस वक्त X11 है। तो अब आगे चलते हैं। ये तो मुझे समझ आ गई। अब जो हमने बात की थी कि RHL जो है वो एक अगर मैं यहाँ पर RHL को बना दूँ, ये RHL आ गई मेरे पास, और यहाँ पर मेरे पास आ गई कोई और उबुंटू आ गई, उबुंटू या डेबियन बेस्ड कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। तो ये क्या है, नहीं है तो ये फिर क्या चीज़ है। एक तो मैंने आपको पहले बताया था ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तो ये इनकी डेफिनेशन है, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। ये है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। लेकिन बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर लिनक्स के कर्नल को उठाया, RHL के भी और उबुंटू भी, दोनों ने सेम यही काम किया है। इन्होंने कर्नल को लिया, ये कर्नल है, कर्नल को लेकर इन्होंने कर्नल की फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करने के लिए जो लाइब्रेरीज है डिफरेंट, वो ली, डिफरेंट लाइब्रेरीज वो उठाई। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ से और सॉफ्टवेयर्स लिए जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं जा रहा। सॉफ्टवेयर हर ऑपरेटिंग सिस्टम के एक एक फंक्शनैलिटी के अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, आप समझ लें। यानी आपको कोई भी चीज़ नज़र आ रही है, इवन मैंने जैसे आपको बताया था माउस जो आपको नज़र आ रहा है ये भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आ रहा है, इसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है। अगर आप X11 यूज़ करते हैं उसके लिए XDO टूल होता है। तो ये सॉफ्टवेयर इन्होंने ले लिए, इन्होंने उसके बाद फिर ड्राइवर्स इकट्ठे किए, ड्राइवर्स लिए सारे, और कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो कर्नेल है, इसके अंदर अगर कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरी, अगर आप कोई हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं ना, एनवीडिया का कोई जीपीयू है वो प्रोप्राइटरी होता है। उसको उसका कर्नेल के अंदर कोड नहीं लिखा हुआ होता। एनवीडिया का अगर कोई जीपीयू है तो उसका ड्राइवर भी जो प्रोप्राइटरी कोड होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। तो वो ड्राइवर्स इन्होंने इकट्ठे किए सारे। फिर उसके ऊपर टॉप पे उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे मैंने विंडो मैनेजर की बात की थी, विंडो मैनेजर लिया इन्होंने। उसके बाद फिर इन्होंने जो स्टार्टअप के लिए यूज़ होते हैं डिफरेंट सिस्टम्स, सिस्टम डी और सिस्वी इनिट वो वगैरह लिए सारे, उन सबको एक डब्बे में बंद करके एक बॉक्स है उसके अंदर इन्होंने सारे ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी। और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इन्होंने आपको दे दिया, इन्होंने ये वाला बॉक्स आपको पकड़ा दिया, और इन्होंने कहा कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक उबुंटू है, या ये एक RHL है, या ये एक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अमेज़न लिनक्स है। ठीक है, अ, तो कोई भी मतलब ये लोग करते यही है कि लिनक्स का नाम लगा लेते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर लिनक्स का नाम ऐड कर देते हैं,
लेकिन ये लिनक्स नहीं होती, आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये थोड़े नेमिंग के अंदर इन्होंने मसले कर रखे हैं कम्युनिटी के अंदर, लेकिन लिनक्स नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें एक ही डब्बे में इन्होंने डाल के आपको दे दी, और आप उस बॉक्स को लेंगे, उस बॉक्स को लेके आप अपने पास ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली इंस्टॉल कर लेंगे, और आपके पास, आपको लग रहा है कि आपने लिनक्स इंस्टॉल कर लिया, जबकि आपके पास सिर्फ लिनक्स इंस्टॉल नहीं हुई, आपके पास लिनक्स का कर्नल, आपके पास लिनक्स के लिए सॉफ्टवेयर, और उसके बाद फिर आपके पास जो डिफरेंट ड्राइवर्स आ रहे हैं, लाइब्रेरीज आ रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपने इसके अंदर इंस्टॉल कर दी हैं। तो आप कर्नल सिर्फ इंस्टॉल करते हैं तो आप कुछ भी ना कर पाते अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, आप वैसे सिर्फ कर्नल करते हैं। तो यहाँ पर आप इस वजह से एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली यूज़ करते हैं। सो आई होप लिनक्स की तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, और ये जो उबुंटू और डेबियन, आरएचएल और ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है डिफरेंट, उनकी भी समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें अभी, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो लोग लेट जिन्होंने ज्वाइन किया है, और ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, वो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा स्टार्टिंग है। अच्छा, तो अब इससे आगे चलते हैं कि लिनक्स जो है वो तो हमें समझ आ गई, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ आ गया। ज़्यादा ओवरवेलमिंग तो नहीं हो गया, आई थिंक ये तकरीबन 30 मिनट्स का हमारा हो गया, तो यहीं पर एंड कर देते हैं, पार्ट 2 इसका बाद में कर लेंगे। ओके, ओके, चलें, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको कर लेंगे मजीद। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शायद दोबारा देखनी पड़ जाए। एक क्विक रिसोर्स है यहाँ पर, ये लिनक्स के ऊपर विकीपीडिया पर एक पूरा इन्होंने यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है। विकीपीडिया, अगर आपने कभी भी लिनक्स के से रिलेटेड या किसी भी लिनक्स के कंपोनेंट से रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज लेना है, तो आप विकीपीडिया पे जाके इसको पढ़ें। यहाँ पर सारी वही वाली चीज़ें लिखी हुई हैं जो तकरीबन मैंने बताई हैं, चंद एक चीज़ें इसमें ज़्यादा होंगी, कम नहीं होंगी। सारी यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि, और जो अभी मैंने आपको नॉलेज दिया उसके बाद तो आपको ये वाली चीज़ें सारी आराम से समझ आ जाएंगी। तो यहाँ आप इन सारी चीज़ों को पढ़िएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और इन सेशंस का वैसे भी मकसद यही है कि आपका नॉलेज बढ़ाना है। तो आप एक दफ़ा जाके विकिपीडिया पर लिनक्स का ये जो आर्टिकल है इस पूरे को पढ़िएगा। पूरा ना पढ़ा जा सके तो बेशक थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो इन सब चीज़ों की। सो अगर कोई क्वेश्चन है लिनक्स से रिलेटेड, आप लोगों के दिमाग में अगर कोई भी चल रहा है, तो पूछ लें सब, कोई इशू नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों। तो सर भाई उनको बता देना कि मीटिंग एंड हो चुकी है, अगर किसी ने जाना है तो चला जाए, बता देना। बस ये क्वेश्चन आंसर के बाद फिर मीटिंग एंड हो रही है। हाँ, वही मैं अगर कह कोई रहा हूँ। क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग काइंडली बताएं। लिनक्स से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, टॉपिक नहीं, मैं लिनक्स की बात कर रहा हूँ। टॉपिक से रिलेटेड तो हमने कवर कर लिया ना। ओके, सो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, जिसने लीव करना है वो लीव कर सकता है, और अगर किसी ने ठहरना है रिकॉर्डिंग के बाद तो रुक सकता है।